से विवादित बयान दिया है और इस बार योगी आदित्यनाथ को लेकर के यह बयान दिया है। इरफान अंसारी ने योगी आदित्यनाथ को लेकर यह कहा, योगी जैसे बाबा को बंगाल के युवा पॉकेट में रखते हैं और रखते ही नहीं, एक दिन में 10-10 खा जाते हैं। और अगर बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी तो यूपी की तरह मुसलमानों के घर तोड़े जाएंगे। तो देखिए, यहां पर एक बार फिर से इरफान अंसारी अपने विवादित बोल की वजह से चर्चा में आ चुके हैं और ये कोई पहला मौका नहीं है। इरफान अंसारी कई बार ऐसे बयान देते हैं जिसकी वजह से वो विवादों में रहते हैं। तो एक बार फिर से ये बयान इरफान अंसारी की तरफ से, लेकिन इस बार योगी आदित्यनाथ को लेकर के उन्होंने कहा है कि योगी जैसे बाबा को बंगाल के युवा पॉकेट में रखते हैं और रखते ही नहीं, एक दिन में 10-10 खा जाते हैं। क्या कहा है उन्होंने, आप खुद भी सुनिए। योगी याद रखना है, बाबा याद रखना, ये उत्तर प्रदेश नहीं है, ये बंगाल है, बंगाल। यहाँ के लोगों को नहीं जानते हो, हमारे यहाँ के युवाओं को नहीं जानते हो। तुम जैसे बाबाओं को यहाँ के युवा जो है पॉकेट में रखता है और बाबा को पॉकेट में रखता ही नहीं है, एक एक दिन में 10-10 बाबा खाता भी है, बोलता है, मुंह में डालता है और फेंक देता है। याद रखना योगी, बंगाल से मत टकराओ, थोड़ा संयमित रहो, नियमित रहो। तो सुना आपने इरफान अंसारी को क्या कह रहे थे। उन्होंने कहा कि योगी जैसे बाबा को यहां की जनता, वो ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता गौरव झा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, इरफान अंसारी ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है और इस बार योगी आदित्यनाथ को लेकर के उन्होंने जो कहा है उसके क्या मायने निकाले जाएं कि एक दिन में 10 बाबा खा जाते हैं बिहार बंगाल की जनता। बिल्कुल, हम आपको बता दें कि बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान इरफान अंसारी का ये बयान सामने आया है, जहां उन्होंने योगी आदित्यनाथ पर टिप्पणी करते हुए ये बातें कही है कि योगी के तरह लोगों को, योगी के तरह बाबाओं को यहाँ के लोग पॉकेट में रखते हैं, जिसके बाद से लगातार भाजपा जो है वो भी उन पर हमलावर है और लगातार इस तरीके की बयानबाजी इरफान अंसारी की तरफ से होती रही है। और आप समझिए कि ये बयान रिकॉर्ड होने के बाद खुद इरफान अंसारी ने सोशल मीडिया के माध्यम से इसे शेयर किया है। तो निश्चित रूप से अब देखना होगा कि किस संदर्भ में ये बातें कही गई है और आगे भाजपा इस पर किस। गौरव, आपको रोकना चाहूंगी, धीरज दुबे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जेएमएम के प्रवक्ता हैं। धीरज जी, इरफान अंसारी जो कह रहे हैं उसके क्या मायने निकाले जाएं कि यहाँ की जो जनता है, यानी कि बंगाल की जो जनता है, वो 10-10 खा जाते हैं ऐसे बाबाओं को, बाबा को युवा जो है पॉकेट में रखती है। फिलहाल कनेक्शन नहीं हो पा रहा है धीरज जी से, रुक करेंगे गौरव की तरफ। गौरव, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। बयानबाजी चली है, निश्चित रूप से इस बयानबाजी के बाद जो भाजपा के रुख हैं उन्होंने भी तल्ख रुख इख्तियार किया है। भाजपा ने कहा है कि इन तमाम चीजों पर कार्रवाई करने को लेकर भी वो आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये बयान अगर हम बात करें तो आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, बंगाल में आज अंतिम दिन का चुनाव प्रचार चल रहा है। उस बीच इस तरीके की बयानबाजी सामने आना, वो भी योगी आदित्यनाथ के ऊपर, इसके साथ साथ उन्होंने अपने बयान में इन बातों का भी जिक्र किया है कि अगर आप योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चलाते हैं, अगर यहाँ भाजपा की सरकार आती है तो यहाँ बुलडोजर एक्शन होगा और हमारे लोगों पर ये बुलडोजर एक्शन। गौरव, आपको बीच में रोकना चाह रहे हैं, धीरज दुबे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जेएमएम के प्रवक्ता हैं। धीरज जी, जिस तरीके से इरफान अंसारी ने यह कहा है कि बंगाल के युवा जो हैं ऐसे बाबाओं को पॉकेट में रखते हैं और रखते ही नहीं, 10-10 खा भी जाते हैं दिन में, इसके क्या मायने निकाले जाए? बिल्कुल गुंडई शब्दों का इस्तेमाल किया है इरफान जी ने। देखिए, इरफान जी कांग्रेस के नेता हैं और कांग्रेस कोटे से मंत्री हैं, उनका अपना वक्तव्य होता है। हम झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता के रूप में प्रस्तुत हो रहे हैं, तो उनके वक्तव्य को सही या गलत ठहराने का जवाबदेही या जिम्मेदारी हमारी नहीं है। उन्होंने जो महसूस किया या वो जो सरकार में सहयोगी तो है ना, वो भी सहयोगी हैं जरूर, और वो काफी मैच्योर हैं, कई बार के विधायक रहे हैं, उन्होंने कुछ सोच समझ कर अपना वक्तव्य दिया होगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये तो सच्चाई है कि जिस तरह से आप क्या कहेंगे उनकी इस गुंडई बोल पर?
नहीं, गुंडई बोल की बात नहीं है। भाजपा का नीति और नियम सबने देखा है। भाजपा जैसे हिंदू मुसलमान कराती है और उसके लिए जो भी गलत करता है उसके लिए कानूनी व्यवस्था है, लेकिन बिना कानून बिना कोर्ट इस लाइन का मतलब ही मुझे आप एक बार बता दीजिए कि 10 ऐसे बाबाओं को पॉकेट में रखते ही नहीं है, 10-10 खा भी जाते हैं, इसका क्या अर्थ हो सकता है? किस तरीके से आप इसको देखते हैं धीरज जी? नहीं, मैं कोई कवि नहीं कि व्याख्या कर सकता हूं, लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर कोई राजनीति और धर्म को अलग रखना चाहिए। अगर कोई धार्मिक व्यक्ति है तो उसको आस्था के साथ जुड़ना चाहिए, लेकिन धर्म के आड़ में और आस्था का चोला ओढ़कर अगर कोई राजनीति कर रहा है तो उसको ऊपर राजनीतिक बयानबाजी होगी। अब आप देखिए कि इरफान अंसारी खुद मंत्री हैं और ऐसे में कहीं जा रहे हैं और इस तरीके के भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक तरीके से ललकार रहे हैं युवाओं के लिए, कि ये भी कह सकते हैं कि भ्रम फैला रहे हैं कि मुसलमानों के घर जो है वो तोड़े जाएंगे। तो क्या ये तुष्टीकरण की राजनीति इरफान अंसारी जी नहीं कर रहे हैं? राजनीति में लोगों का स्तर गिरते जा रहा है। राजनीति में आप एक देखिएगा कि प्रधानमंत्री जी मन से मंगलसूत्र मुजरा मुसलमान की बात करते हैं और बिहार में चुनाव होता है तो लोग मछली पर टिप्पणी करते हैं और वहीं टीका लगा के भगवा वह धारण करके सरेआम लोग मछली खाते हैं। तो राजनीति में किस स्तर पर भारतीय जनता पार्टी देश को ले आई है वो तो पूरा देश की जनता देख रही है। अरे भारतीय जनता पार्टी की तो यहाँ पे अभी बात नहीं हो रही है, फिलहाल बात हो रही है कि इन्होंने, इरफान जी ने क्या कहा है। इन्होंने जो बोला है कि मुसलमानों के घर तोड़े जाएंगे, इसके क्या मतलब है? असम के मुख्यमंत्री जी ने पवन खेड़ा पर जो बयान दिया था उसका स्तर क्या था, उस स्तर का एनालिसिस भी देश की जनता ने किया है। मैं तो बोल रहा हूँ कि राजनीति में जो है वक्तव्यों का स्तर गिरता जा रहा है, संबोधन में शब्दों की मर्यादा घटती जा रही है। किस शब्दों का चुनाव होना चाहिए, शब्दकोश में सही शब्द होना बाकी रह गया और ये युवा पीढ़ी के लिए क्या संदेश जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के मान लिया जाए कि इरफान अंसारी जी का भी स्तर गिर चुका है? बिल्कुल नहीं, मैं तो बोल रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से ही शुरू किया जाए, प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से, सबका वक्तव्य सुना जाए। तो जो जैसा बोलेगा जवाब में उसको वैसा ही जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि जवाब नहीं मिलने के कारण उनका मनोबल बढ़ते रहता है। चलिए ठीक है, तो आप इसको आरोप प्रत्यारोप बता रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए धीरज जी। हमारे साथ गौरव भी लगातार बने हुए हैं। गौरव, आप अपनी बात कंप्लीट कर सकते हैं। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को भी जरूर इस पर लेना चाहूंगा। कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ हैं, आप उनसे एक बार जरूर ये जानना चाहेंगे कि क्या कुछ रहा है। हेलो, हाँ गौरव, कौन जुड़े हैं आपके साथ? जी, राकेश सिन्हा हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और इरफान अंसारी खुद कांग्रेस के कोटे से मंत्री हैं। आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं गौरव, पूछिए। बिल्कुल। राकेश जी, किस तरीके से आप इरफान अंसारी के इस बयान को देख रहे हैं? नहीं, देखिए, जिस प्रकार समाज में गेरुआ वस्त्र पहन करके लोग समाज का ताना बाना को भंग करने का प्रयास कर रहे हैं, जिस प्रकार गेरुआ वस्त्र पहन करके लोग समाज में नफरत फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, जिस प्रकार गेरुआ वस्त्र पहन करके समाज के सामाजिक ढांचा को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो इस मद्देनजर उन्होंने कुछ कहा है। मंत्री जी ने कुछ कहा है? क्या कहा है? वो तो साफ साफ कह रहे हैं कि ऐसे बाबाओं को 10-10 दिन भर में 10-10 खा जाते हैं, यहाँ के युवा मुसलमानों के घर तोड़े जाएंगे, तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं इरफान जी, वहां जाकर के गुंडई बोल रहे हैं। ये गुंडई बोल टीएमसी के लोग बोल रहे हैं बंगाल में, गुंडई बोल भारतीय जनता पार्टी के लोग बोल रहे हैं बंगाल में, टीएमसी के लोग कांग्रेस और अन्य दलों की कार्यकर्ताओं की हत्या कर रहे हैं। गुंडई उसे कहते हैं, गुंडई इसे नहीं कहते। और आग में घी डालने का काम क्या यहाँ पर इरफान जी ने नहीं किया है? नहीं, मुझे ये लगता है कि ये आग में घी डालने का काम नहीं है, बल्कि आप देखें कि जिस प्रकार गेरुआ वस्त्र पहन करके लोग समाज के ताने बाने को भंग करने का प्रयास कर रहे हैं अपने नफरती बयान के जरिए, तो हमें लगता है कि तो बाकी लोग नफरती बयान दे रहे, तो इनके कौन से प्यार भरे ये बयान थे? तो ये बिल्कुल ये नफरती बयान, इसे हम कह भी नहीं सकते। चलिए ठीक है राकेश जी, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। कांग्रेस प्रवक्ता थे गौरव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। बहुत धन्यवाद गौरव आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, इरफान अंसारी के विवादित बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। इधर बीजेपी ने इरफान के इस बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है और ये कहा इस बार मंत्री जी ने मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाला है। देखिए, इरफान अंसारी जी का यह बयान बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है और शर्मसार करने वाला है। साहब, योगी जी ने संन्यास ले लिया और राष्ट्र के लिए और प्रदेश की प्रगति के लिए अपना घर द्वार छोड़ दिया।
उनके बारे में इतनी घटिया टिप्पणी माननीय मंत्री जी कर रहे हो। माननीय मंत्री जी की ऐसी पहली टिप्पणी नहीं है। एक योग प्रशिक्षिका के बारे में उन्होंने अभद्र टिप्पणी की, कंगना रनौत के बारे में अभद्र टिप्पणी की, लेकिन इस बार उन्होंने मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाला है। साहब, अब बुलडोजर बाबा के बारे में अनाप शनाप टिप्पणी करके बच जाएंगे मंत्री जी? ये हो ही नहीं सकता। और देखिए, बंगाल में चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने टीएमसी के लिए 5 दिनों तक बंगाल में चुनावी सभाएं की। जेएमएम कह रही है कि टीएमसी की सरकार आ रही है और इसमें हेमंत सोरेन की भूमिका भी अहम होगी। वहीं बीजेपी दावा कर रही है कि बंगाल में इस बार बीजेपी की सरकार बन रही है। चुनाव प्रचार थमने के बाद मंत्री इरफान अंसारी का बयान सामने आया है। इरफान अंसारी ने यह कहा कि इस बार भी बंगाल में बीजेपी नहीं आ रही है, बीजेपी ने केवल माहौल खराब किया है और टीएमसी भी बिना कांग्रेस की सरकार नहीं बना पाएगी। बंगाल में भाजपा कभी नहीं आ सकती, क्योंकि हम लोग सटे हुए हैं बंगाल से। वहाँ का नेचर और कल्चर हम लोग जानते हैं अच्छी तरह से। वहाँ की लोगों का जो मिजाज है ये भी मैं जानता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने देश का माहौल खराब कर दिया। बंगाल में हम लोग गए, लेकिन बंगाल में ये भी तय है कि भाजपा तो नहीं आएगी, लेकिन जो सरकार है वहाँ बिना कांग्रेस की वहाँ सरकार नहीं बनेगी। एक सकारात्मक पक्ष देखने को मिल रहा है टीएमसी के पक्ष में, टीएमसी के बिहाफ में। पूरी तरह से बहुत मजबूत सरकार आने जा रही है और उसमें हेमंत सोरेन जी की भी भूमिका अहम होगी। पूरा बंगाल की जनता आज हमारे मुख्यमंत्री, हमारे नेता को सुनना चाहती है, देखना चाहती है। अब कुछ दिनों के बाद यही आपको किताब में मिलेंगे, इतिहास की किताबों में दर्ज हो जाएंगी। एक थी ममता दीदी, जिन्होंने तुष्टीकरण और तानाशाही से 15 वर्ष तक बंगाल को लूटने का काम किया था। भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड सुनामी चल रही है और इस बार हमें बहुत शानदार मौका है अपने बलबूते पर सरकार बनाने का। जहाँ तक कांग्रेस के सरकार बनाने की बात है पश्चिम बंगाल में, तो रियलिटी चेक कर लीजिए ना हुजूर। पिछले विधानसभा चुनाव में आपका खाता नहीं खुला था। और रामगढ़ से बड़ी खबर है, राहुल दुबे गैंग का सदस्य गिरफ्तार हुआ है। अपराधी अनीस अंसारी गिरफ्तार हो गया है। गोलीबारी करने की फिराक में था अनीस। 9 mm पिस्टल के साथ पकड़ा गया है। टर्की मेड जिंगाना कंपनी से गिरफ्तारी हुई है। रामगढ़ का यह मामला है। राहुल दुबे गैंग का सदस्य गिरफ्तार हुआ है। अपराधी अनीस अंसारी की गिरफ्तारी हुई है। गोलीबारी करने की फिराक में था यह अनीस। 9 mm पिस्टल के साथ पकड़ा गया है। टर्की मेड जिंगाना कंपनी से गिरफ्तारी हुई है। अभी तक पाया गया है कि राहुल दुबे गैंग के कुछ सदस्य इसको अपराध करने के बाद हथियार रखने के लिए दिया करते थे। अभी तक जो भी हमारे पास जानकारी है वही बाकी पुष्टि की जा रही है कि कौन एग्जैक्टली कौन गैंग से रिलेटेड। हजारीबाग से बड़ी खबर, कोल स्टेशन के पास गोलीबारी हुई है। बदमाशों ने दंपति पर फायरिंग की। फायरिंग में पत्नी मंजू देवी की मौत हो गई। पति का अस्पताल में इलाज जारी है। गोलीकांड के कारणों का नहीं पता चला है। पुलिस हालांकि पूरे मामले की जांच में जुटी है। केरेडारी थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। फायरिंग में पत्नी मंजू देवी की मौत हो गई। जमशेदपुर का यह मामला है, जहां पर रेलवे के लोको पायलट की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बाइक से आए 2 अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। रेलवे कर्मचारी को गोली मारकर के फरार हो गया। आनंद फानन में रेलवे अस्पताल लाया गया और यहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान ज्ञानेंद्र कुमार गौतम से हुई है। सरायकेला के आदित्यपुर के रहने वाले हैं। रेलवे कर्मचारी के साथ जमीन कारोबारी का काम भी करते थे। सिटी एसपी, डीएसपी मौके पर पहुंच करके पूरे मामले की जांच में जुटे। बागबेड़ा थाना क्षेत्र के रेलवे लॉबी गेट के पास की यह घटना बताई जा रही है। और अब बात करेंगे बोकारो की वित्तीय घोटाला की। देखिए, यहां पर एक बहुत बड़ा वित्तीय घोटाला उजागर हुआ है। एसपी के नाम से खुले खाते से 15 करोड़ 98 लाख की फर्जी निकासी का मामला है। महालेखाकार ने की उच्च स्तरीय जांच की अनुशंसा। आईएफएमएस डेटा में बड़े पैमाने पर छेड़छाड़ हुई है। देखिए, जानकारी के मुताबिक 2017 से लेकर के 2025 के बीच में 271 ट्रांजैक्शन के जरिए करोड़ों रुपए निकाले गए हैं, जिसमें 12 करोड़ 48 लाख रुपए यात्रा भत्ता, 2 करोड़ 71 लाख रुपए जीएसटी और 63 लाख रुपए वन कार्य के शामिल हैं। बोकारो एसपी के खाते को 14 अलग अलग जीपीएफ नंबरों से जोड़ा गया था। इनमें से 13 नंबर अन्य लोगों के थे।
फर्जी निकासी का खेल पूरा होने के बाद सुराग मिटाने के लिए जनवरी 2026 में इस खाते को मास्टर डेटाबेस से ही डिलीट कर दिया गया और यहां पर 2175 कर्मचारियों की जन्मतिथि यानी कि डेट ऑफ बर्थ और 5037 मामलों में ज्वाइनिंग डेट में हेरफेर की भी बात सामने आ रही है। तो एक बहुत बड़ा वित्तीय घोटाला सामने आया है। आईएफएमएस डेटा में भी बड़ी छेड़छाड़ की गई है और यहां पर कई कर्मचारियों की डेट ऑफ बर्थ में भी छेड़छाड़ हुई है। मास्टर डेटाबेस से ही इसको डिलीट कर दिया गया है। और अब बात करेंगे ट्रेजरी घोटाला की। चाईबासा से यह खबर, फर्जी निकासी मामले में शिकायत दर्ज। देखिए, सिपाही देव नारायण के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। अन्य खाता धारक के खिलाफ भी एफआईआर। 26,21,000 रुपए के गबन का आरोप है। कोषागार पदाधिकारी ने एफआईआर दर्ज की। सेरिंगदा थाना में पदस्थापित है आरोपी सिपाही देव नारायण के खिलाफ एफआईआर। ट्रेजरी से घोटाले का यह मामला है। फर्जी निकासी मामले में शिकायत दर्ज की गई। सिपाही देव नारायण के खिलाफ एफआईआर। अन्य खाता धारक के खिलाफ भी एफआईआर हुई है। 26,21,000 रुपए के गबन का यह मामला सामने आया है। झारखंड में 18 साल बाद हुई जेईटी की परीक्षा विवादों से दूर नहीं रह पाई और यह परीक्षा रद्द हो गई। दरअसल इस जेईटी परीक्षा में गड़बड़ी देखने को मिली। बोकारो और रांची के केंद्रों पर यह गड़बड़ी, कई केंद्रों पर प्रश्न पत्र की कमी की शिकायत मिली। जानकारी के मुताबिक बोकारो सेक्टर 9 और रांची सीएम स्कूल में गड़बड़ी की शिकायत मिली, जिसके बाद 2 विषय की परीक्षा रद्द की गई और आयोग ने नई तारीख जल्द ही घोषित करने की बात कह रही है। जेपीएससी वेबसाइट पर आधिकारिक सूचना जारी हुई, जिसके बाद अभ्यर्थियों में नाराजगी है और व्यवस्था पर सवाल भी उठ रहे हैं। जेईटी परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने सोशल साइट एक्स पर पोस्ट किया और इसे बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है, झारखंड लोक सेवा आयोग यानी कि जेपीएससी द्वारा आयोजित पात्रता परीक्षा में जो हुआ वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और घोर लापरवाही है। बोकारो और रांची के एक परीक्षा केंद्र पर प्रश्न पत्र ही नहीं पहुंच पाया, जिसके कारण अभ्यर्थियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इनमें स्वाभाविक रूप से आक्रोश भी देखने को मिला। फिर जेपीएससी ने शिक्षा और यहाँ पर दरअसल उड़िया की परीक्षा जो है रद्द करने की घोषणा की और संजय सेठ लिख रहे हैं कि मेरा मानना यह है कि परीक्षा रद्द करना समाधान नहीं है। ऐसी स्थिति के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए और इसे केवल एक प्रशासनिक चूक नहीं माना जा सकता है। ये युवाओं की मेहनत, उनके समय और भविष्य के साथ गंभीर खिलवाड़ है। झारखंड में यह सवाल बार बार उठ रहा है कि आखिर कब तक युवाओं को इस तरह की लापरवाही झेलनी पड़ेगी। क्या सिस्टम उनकी भावनाओं, उनके संघर्ष और उनके सपनों की अहमियत को समझेगा? ऐसी घटना होने पर जवाबदेही के साथ दोषियों पर कार्रवाई भी सुनिश्चित हो। युवाओं के संघर्ष और मेहनत को यूं ही बर्बाद करने वालों को सिर्फ एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके नहीं छोड़ा जाना चाहिए। ये एक लंबा चौड़ा पोस्ट संजय सेठ ने किया है जेपीएससी परीक्षा विवाद को लेकर। वहीं अब इस मामले पर सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी ने राज्य सरकार को आड़े हाथ लिया है। कहा ये पूरी सरकार मजाक बनकर रह गई है। सरकार ब्लैक लिस्टेड कंपनी के माध्यम से परीक्षा करती है और जेएमएम ने पलटवार किया है। कुछ त्रुटियां हुई हैं जिस पर अंकुश लगाने की जरूरत है, जेएमएम का कहना है। सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। कांग्रेस ने इस मामले को गंभीर बताते हुए और जल्द मामले की जांच की बात कही है। उसमें त्रुटियां होती हैं, उसको विड्रॉ किया जाता है और कभी जो है प्रश्न पत्र को बिकने की बातें आती हैं। जेएससीसी ने तो और हद कर दी। 16 लाख में क्वेश्चन पेपर बिके, गलत प्रश्न पूछे गए और ये सब जब हैं तो छोटे मियाँ कैसे पीछे रहेंगे। जैक बोर्ड ने तो समय के पहले अपना परीक्षा रिजल्ट जारी कर दिया और उसके बाद उसको हटा लिया कि ये गलती से हो गया था। एक मानवीय भूल, 1-2 आदमी की लापरवाही से सिस्टम बदनाम होता है। इस पर अंकुश लगाना आवश्यक है और मैं समझता हूँ सरकार ने गंभीरता से लिया है। अब आगे ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी। सरकार इसको संज्ञान में ली है और तमाम चीज़ों की जांच होगी और जेपीएससी के अधिकारियों के ऊपर भी कार्रवाई होगी। जमशेदपुर में आदिवासी समाज के लोग आज सेंदरा पर्व मनाएंगे। दलमा के जंगलों में जाकर जानवरों का शिकार करेंगे। हथियार के साथ समाज के सैकड़ों लोग जंगलों की ओर गए। दलमा में जानवरों को बचाने के लिए 500 जवान तैनात किए गए हैं। वन विभाग की टीम सीसीटीवी से भी नजर बनाए हुए है। वन विभाग में
वन विभाग ने दरअसल आदिवासी समाज के लोगों से जानवरों की रक्षा करने की अपील की। तो दलमा के जंगलों में जानवरों का शिकार, दरअसल आदिवासी समाज के लोग आज सेंदरा पर्व मनाएंगे। दलमा के जंगलों में जाकर जानवरों का शिकार करेंगे। हथियार के साथ समाज के सैकड़ों लोग जंगलों की ओर गए हैं। हालांकि देखिए, दलमा में जानवरों को बचाने के लिए 500 जवान तैनात किए गए हैं। वन विभाग की टीम सीसीटीवी से नजर बनाए हुए है। आदिवासी समाज द्वारा आज सेंदरा पर्व मनाया जा रहा है, जिसको लेकर उड़ीसा, बंगाल और कोल्हान के तमाम आदिवासी समाज के लोग जो है वो दलमा के पहाड़ों पर चढ़ाई कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि अभी मैं मौजूद हूं दलमा के पहाड़ों पर, जहां आपको बता दूं कि पूरे जंगल में लगभग 200 किलोमीटर के ये जंगल है और इसमें आदिवासी समाज का जो ये परंपरा है, सेंदरा पर्व आज वो मनाया जाता है। सुबह पेड़ों की पूजा अर्चना करके विधि विधान से आदिवासी समाज के तमाम लोग जो है वो जंगलों में निकलते हैं और उसके बाद जानवरों की जो है वो बलि कहा जाता है, शिकार किया जाता है। उनका जो परंपरा है उसे बरकरार रखने के लिए ये जो पर्व है वो मनाया जा रहा है। और दलमा के तमाम इसी तरह जंगलों में जो है बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग हथियार अपना लेकर वो जंगलों में चढ़े हुए हैं। हालांकि दूसरी तरफ वन विभाग के लोग जो है वो लगातार आदिवासी समाज के लोगों से संपर्क कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जंगल में रहने वाले जीव जंतु को सुरक्षित रखने की अपील कर रहे हैं। हालांकि वन विभाग द्वारा एक तरफ जहां सुरक्षा को लेकर सीसीटीवी कैमरे से भी पूरे दलमे पहाड़ पर नजर रखी जा रही है और 500 से अधिक वन विभाग के जो जवान है वो मौजूद है, मगर कहीं ना कहीं दूसरी तरफ एक बड़ा चैलेंज है कि आदिवासी समाज के लोग जो है वो जंगल के चारों तरफ से पहाड़ों पर चढ़े हुए हैं और सेंदरा पर्व को बरकरार रखने के लिए, अपनी परंपरा को बरकरार रखने के लिए जानवरों का शिकार करेंगे। तो दूसरी तरफ वन विभाग के लोग जो है वो कहीं ना कहीं आदिवासी समाज के लोगों को समझाने और कहीं ना कहीं जानवरों को सुरक्षित रखने की अपील कर रहे हैं। मगर अब देखना यह है कि इस पर्व को लेकर आदिवासी समाज के लोग किस तरह अपनी परंपरा को बरकरार रखते हैं, तो दूसरी तरफ जानवरों को सुरक्षित रखते हैं, वो आने वाला समय बताएगा। न्यूज़ 18 के लिए दलमा से आशीष कुमार तिवारी। राजधानी रांची में रेहड़ी पटरी वालों के लिए खुशखबरी है। देखिए, यहां पर घूम घूम करके सामान बेचने वाले रेहड़ी पटरी और खोमचे और फेरी वालों को कल 500 आधुनिक ठेले दिए जाएंगे। रांची लोकसभा क्षेत्र से सांसद रांची लोकसभा क्षेत्र से ठेलों का वितरण होगा और यहां पर बारिश और गर्मी से ये ठेला बचाएगा। लकड़ी और लोहे से बना ये ठेला तकरीबन 200 किलो का भार उठा सकेगा। तो ये ठेला जो है वो उन लोगों को दिया जाएगा जो लोग ठेले लगाते हैं और रोज की दिहाड़ी कमाते हैं। एक शहर की नींव होते हैं रेहड़ी पटरी वाले, जो घूम घूम कर अपना सामान बेचते हैं, अर्थव्यवस्था को बनाते हैं, जिससे कोई शहर मजबूत होता है। जी हाँ, इस समय हम आपको रांची के तुपुदाना में हैं और रांची लोकसभा क्षेत्र में जिस तरीके से राजधानी में किस तरीके से रेहड़ी पटरी वाले जो हैं, जो घूम घूम कर जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं अपना सामान बेचते हैं, उनके लिए यहाँ पर जो एक ठेला जो बनाया जा रहा है, वो ठेला जो वास्तव में किस तरीके से उसका मुफ्त वितरण किया जाएगा। चूंकि ये मुफ्त वितरण किया जा रहा है, रांची से जो सांसद हैं संजय सेठ जी, साथ में जो रक्षा राज्य मंत्री भी हैं, तो सर ये जो राजधानी की अर्थव्यवस्था को जो मजबूती देने के लिए जो आइडियाज हम देख रहे हैं कि रेहड़ी पटरी वाले हमारी शहरी अर्थतंत्र की रीढ़ है, क्या इसके पीछे किनके बीच वितरण किया जाएगा सर? देखो, सब जानते हैं कि हम सब तो रोज ही सब्जी खरीदना हो, फल खरीदना हो, और जो रेहड़ी पटरी वालों से, और प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं रेहड़ी पटरी वाले भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। इससे लाखों नहीं करोड़ों लोगों को रोजगार मिलता है। गर्मी से और बरसात से बचने के पूरा इंतजाम दिया हुआ है। किस चीज का बना हुआ है ये? पूरा एमएस और लकड़ी की काम है। हाँ। ये पाइन लकड़ी से बना हुआ है, मतलब बहुत हार्ड लकड़ी से, अच्छा लकड़ी है, मतलब बरसात पानी इसको बचाव करेगा। ठीक है ना। और बाकी ये स्ट्रक्चर लोहा का जो हैवी लोहा है, इसमें जंग भी जैसे कि बचाव करेगा। पेंटिंग सब किया हुआ है, ठीक है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, उसको 5-10 साल कुछ नहीं होना है।